जी जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें सर, हम चलने आगे बढ़ रहे हैं। हम लेक्चर नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, किसके? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के। डाउटफुल डेट हमने शुरू कर दिया था, बैड डेट हमने शुरू किया था। हमने उसमें क्या क्या पढ़ लिया था? सर हमने उसमें प्रोविजन बुक कर लिया था, कंसीडरिंग दैट कि हम पहली दफा प्रोविजन बुक कर रहे हैं। ठीक है, सही है सर। हम अब आगे बढ़ रहे हैं। अब वो कहता है सर, वंस अ बिजनेस हैज डिसाइडेड ऑन अ मेथड वंस अ बिजनेस डिसाइडेड ऑन अ मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डाउटफुल डेट के प्रोविजन। ठीक है, यूजुअली अ परसेंटेज ऑफ अ ट्रेड रिसीवेबल दे में कंटिन्यू टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट। सर वो हर साल एक परसेंटेज को मेंटेन करते हैं। ठीक है, यूजिंग द सेम परसेंटेज हाउ एवर द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल में चेंज फ्रॉम वन ईयर टू ईयर। मतलब एक साल, हर साल वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल चेंज होती है। सर क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं? सर वो ये कहना चाह रहा है कि देखें, मेरी बात को गौर से सुने। सर पहले साल आपकी ट्रेड रिसीवेबल होगा, एक मिनट रुकें। सर पहले साल आपका ट्रेड रिसीवेबल होगा कितना सर? सर हो सकता है आपके पास Y1 में हो, Y2 में हो, Y3 में हो। सर हर साल तो आपकी प्रोविजन की वैल्यू अलग अलग होगी ना। सर हर साल तो आपकी प्रोविजन की वैल्यू अलग अलग होगी। सर क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं? सर यहाँ पर 15,000 होगी, यहाँ पर 20,000 होगी, और सर यहाँ पर हो सकता है 25 या 30,000 हो। सर अगर आप प्रोविजन की बात करें, अगर आप प्रोविजन की बात करें तो सर हर साल की प्रोविजन अलग अलग आएगी। यकीनन ऐसे ही होगा। प्रोविजन का रेट तो सेम ही होगा। प्रोविजन कितने रेट पर बुक होती है? सर प्रोविजन आपके पास लेट से इधर होती है 10% पर, हर जगह 10% पर अज्यूम करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सर अब हर साल मेरे पास वैल्यू डिफरेंट आएगी। सर प्रोविजन की वैल्यू कितनी, अमाउंट कितना आएगा? सर अगर आप अमाउंट निकालें तो यहाँ पर आएगा 1500, यहाँ पर आएगा 2000, और सर यहाँ पर आएगा 3000। सर ये प्रोविजन क्या हो रहा है? सर चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तो फिलहाल मैंने केस ही ऐसा बनाया कि इंक्रीज हो रहा है। सर डिक्रीज भी हो सकता है, ऐसा है नहीं है? यस या नो में जवाब दें। ऐसा है या नहीं है? यस सर, ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इसकी हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे? सर अब हम वो देखने जा रहे हैं कि हमने अभी ऊपर देखा कि यार हम पहले साल प्रोविजन बुक कर रहे हैं, हमने पूरा इनकम स्टेटमेंट में डाल दिया। ठीक है, कोई मतलब सब्सिक्वेंट ईयर वाला केस नहीं था। सर अब वो कहते हैं कि यार अब सब्सिक्वेंट ईयर वाला केस भी है। ठीक है, however the value of trade receivable may change one year to another year. ठीक है, this may decrease another year, they may decrease with resulting decrease in the provision। अब ये क्या कह रहे हैं? अगर एक साल रिसीवेबल बढ़ेगा तो यकीनन प्रोविजन भी बढ़ेगा, अगर रिसीवेबल कम होगा तो यकीनन प्रोविजन भी कम होगा। सर अब हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं और हम केस टू केस लेकर चलते हैं कि यार हमारे पास क्या है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम इसको सबसे पहले इंक्रीज इन प्रोविजन को देखते हैं। ठीक है सर, हम पहले प्रोविजन को इंक्रीज करके देखते हैं। है सर, इसका एक सवाल देखते हैं। ओह माय गॉड। सर आ जाए सर। अच्छा सर, मैं अगर पहले बात करूं, प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है सर, अब ना मैं यहाँ पर केस बताता हूँ, आपको समझाता हूँ, कहानी समझिएगा गौर से। सर अगर मेरे पास सवाल में इंक्रीज इन प्रोविजन है, अगर मेरे पास सवाल में इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, सर क्या मतलब? सर आपके पास ईयर 1 में जो ट्रेड रिसीवेबल थे, सर वो थे 50,000 के। और सर जो आपके पास ईयर 2 में ट्रेड रिसीवेबल थे वो हो गए 75,000 के। और सर आप प्रोविजन कितना मेंटेन करते हैं? सर आप प्रोविजन मेंटेन करते हैं 5%। प्रोविजन मेंटेन करते हैं सर आप 2% रख लें। तो सर अमाउंट ऑफ प्रोविजन क्या आएगा? सर मुझे एक बात बताएं। सर अमाउंट क्या आएगा? सर अगर आप 50,000 का 1% निकालें तो दैट इज 500। 2% निकालेंगे तो 1,000। 750 और 1,500। सर मुझे बताएं यहाँ पर प्रोविजन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? पहले मुझे ये बताएं।
जल्दी से मुझे ये बताएं, प्रोविजन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? सर प्रोविजन बढ़ रहा है। सर प्रोविजन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सर इस इंक्रीज को ना मैं आपको पहले बता दूं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। सर ये इंक्रीज जो है ना, सर ये आपका क्या बनेगा, एक्सपेंस बनेगा। क्या बनेगा? 500 का एक्सपेंस बनेगा इन योर पीएनएल। सर क्यों सर? सर आप पहले अज्यूम करके बैठे हुए थे, आप पहले अज्यूम करके बैठे हुए थे कि मेरे पास 50,000 के ट्रेड रिसीवेबल में से 1,000 क्या हो जाएंगे। तो 1,000 मतलब आप ये सोच रहे थे कि यार 1,000 मुझे नहीं मिलेंगे। सही है। अब क्या हुआ, आप कह रहे हैं मेरे पास 75,000 के रिसीवेबल है और मैं उसमें अज्यूम ये कर रहा हूँ कि मुझे जो है ना 1,500 के नहीं मिलेंगे। तो सर अब आप अज्यूम ये कर रहे हैं कि आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपको 500 का एक्सपेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, 500 का मोर प्रोविजन बुक करना पड़ेगा। ऐसा है नहीं है? प्लीज मुझे लिख के बताएं यस या नो में। ऐसा है सर, बिल्कुल ऐसा है, डेफिनेटली ऐसा है। तो सर अब मैं क्या करूंगा? सर अब मैं ये करूंगा कि अब मैं यहाँ पर इसको बनाऊंगा एक्सपेंस। सर आप गौर से देखिएगा जरा, मैं पहले आपको इसका अकाउंट बना के दिखाता हूँ। सर मैं आपको इसका टी अकाउंट बना के दिखाता हूँ। सर ये मेरे पास टी अकाउंट बन रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर मेरे पास बैलेंस बीडी कितना रहा? जल्दी से मुझे बताएं मेरे पास बैलेंस बीडी कितना होगा। सवाल केस को देख के बताएं मेरे पास बैलेंस बीडी कितना होगा। 1,000। ऐसा है? जी सर बिल्कुल। अच्छा सर मेरे पास 1,000 आ गया बैलेंस बीडी। एंड सर मेरे पास आ जाएगा बैलेंस सीडी। सर वो कितना होगा? 1,500। सर यहाँ पर मेरे पास आएगा इनकम स्टेटमेंट का रेफरेंस, इनकम स्टेटमेंट का रेफरेंस आएगा। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट यानी कि पीएनएल का रेफरेंस आएगा। ठीक है सर, कितने से सर? 500 से। और सर आपका अकाउंट इस तरह बैलेंस हो जाएगा। डन है सर? क्या ये बात समझ आती है? सर इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सर इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सर मैं इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करूंगा। मैं इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करूंगा सर। इनकम स्टेटमेंट, या आप पीएनएल को डेबिट कर दें, ये आपका एक्सपेंस है, याद रखिएगा आपका एक्सपेंस है सर। ठीक है सर, कितने से सर? 500 से। 500 से। और सर मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो जाएगा क्रेडिट 500 से। सर क्या ये सवाल समझ आता है आपको? मैंने क्या दिखा दिया सर? हमने कौन सा केस देखा? सर हमने देख लिया इंक्रीज इन प्रोविजन का केस। सर आए सर, अब हम देखते हैं डिक्रीज इन प्रोविजन का केस, और फिर उसके बाद इसको पूरा रीड कर लेंगे ताकि आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाए। सर अगर यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे पूछें। कुछ मसला है, कोई टेंशन है, कुछ लग रहा है कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मुझे बताएं। अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। नो सर, नथिंग। डन सर, चलें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं सर डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पर। या चलें एक काम करते हैं, इसका एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है सर, एक सवाल करते हैं। सर फहीम हैज द फॉलोइंग, पहले इस पर एक सवाल कर रहे हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। बैलेंसेस, ठीक है, ऑन 1 Jan 2024 कितने सर, कितने बैलेंसेस हैं? सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस है 250। सही है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस है सर 250। ठीक है, डन है सर। फिर क्या हुआ सर? ऑन 31 दिसंबर 24, ऑन 31 दिसंबर 2024 सर फहीम के ट्रेड रिसीवेबल कितने थे? सर फहीम के जो ट्रेड रिसीवेबल्स थे ना सर, वो थे अप्रोक्सीमेटली, आप रख लें 3,000। और सर वो रेट मेंटेन करता रहा
he wishes to maintain provision provision for doubtful debt at 10% रख लें सर, at 10% over trade receivable, and 10% of his trade receivables. सर ये सवाल सॉल्व करें, मैं करा दूं, डायरेक्ट मैं करा देता हूं सर, चलें। सबसे पहले आप ये देखें, सर इसका क्लोजिंग प्रोविजन कितना है? सर क्लोजिंग प्रोविजन कितना है? सर इसके पास ट्रेड रिसीवेबल 3000 है सर, उसका 10% आपके पास है जो कि 300 हो गया। सही है सर। ओपनिंग प्रोविजन कितना रहा? सर ओपनिंग प्रोविजन था 250। सर ओपनिंग प्रोविजन था 250। तो सर मुझे एक बात बताएं, क्या यहाँ पर इसको लॉस हो गया? एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा? सर आपको एक्सपेंस कितने से बुक करना पड़ेगा? सर आपको एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 50 से। सर इसका अकाउंट बना लेते हैं, मैं इसी अकाउंट को उठा रहा हूँ यहाँ से। आप लोग बनाए मेहरबानी बनाइएगा पूरा अकाउंट कॉपी। सर यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर दीजिए। सर ओपनिंग कितना रहा मेरे पास? सर मेरे पास ओपनिंग था, क्लोजिंग कुछ था, और सर मेरे पास बैलेंसिंग कुछ आया। सर मेरे पास ओपनिंग था जो कि हमारे पास था अप्रोक्सीमेटली, ओपनिंग था 250, क्लोजिंग था सर मेरे पास आपका दैट इज 300, और सर मेरे पास इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट कितना है? 50 का। डन है सर। कोई परेशानी, टेंशन, पंगा, बसोड़ी, मसला? और सर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मेरे पास ओपनिंग को मैं फर्दर आगे ले जाऊंगा तो वो मेरे पास क्लोजिंग बन जाएगा। सर अब अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, मैं इसको एक्सपेंस शो करा दूं इनकम स्टेटमेंट में, मैं आपको इनकम स्टेटमेंट भी बना देता हूँ। सर देखें इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा, इन मैं जाऊंगा एक्सपेंसेस के सेक्शन में, और मैं आपको शो करा दूंगा इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर वो मेरे पास शो हो जाएगा 50 से एज अ नेगेटिव अमाउंट। ठीक है। और सर अगर मैं अपनी बैलेंस शीट पर जाऊं, तो मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि मैं बैलेंस शीट पर आऊंगा, और मैं बैलेंस शीट पर आपको अपने एक मिनट रुकें। सर मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आएगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर यहाँ पर मेरे पास, सिंस आपको ये बात पता है कि मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल जो है वो क्या है, करंट एसेट्स। डन है सर, मैंने आपको बताया था बेसिक्स में। सर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल, सर वो कितने के थे? सर वो थे मेरे पास क्लोजिंग पर ट्रेड रिसीवेबल कितने के थे सर? सर वो थे मेरे पास 300 रुपीज के। सर आउट ऑफ 300, सर गौर से देखिएगा, सर आउट ऑफ 300 मुझे क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि मुझे आउट ऑफ 3000, मुझे क्या लगता है, मुझे 300 के पैसे नहीं मिलेंगे, तो मैं उसको हटा रहा हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर मुझे लगता है मुझे 300 के नहीं मिलेंगे सर, ये मेरा एक एक्सपेंस है, फ्यूचर का एक्सपेंस है। मुझे लगता है मुझे फ्यूचर में होगा, मैं उसको आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं 2700 पर अपने एसेट्स को दिखा रहा हूँ। सर क्या ये बात आपको समझ आती है? मुझे ये बताएं सबसे पहले। डन है सर, पक्की बात है। एक स्टेप और आगे बढ़ जाऊं, एक और सवाल देखें? सर एक और सवाल देख लें? आए सर, अब हम एक सवाल देखते हैं। अब हमने पूरा केस जो देखा, सर हमने जो पूरा केस देखा, पूरा केस देखा, ये किसका था सर? ये था इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
ये किसका था सर? इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर अब मैं क्या देखूंगा? सर अब मैं देखूंगा कि मेरे अगर डाउटफुल डेट डिक्रीज हो गए, अगर मेरे डाउटफुल डेट डिक्रीज इन प्रोविजन और डाउटफुल डेट। सर अब आप मुझे एक बात खुद सोच के बताएं, खुद सोच के बताएं कि सर अगर मैं ये कह रहा था कि जब मेरे इंक्रीज होंगे प्रोविजन तो मैं उसको एक्सपेंस ट्रीट करूंगा, तो जब मेरे डिक्रीज होंगे तो मैं क्या ट्रीट करूंगा उसको? खुद सोच के बताएं। हाँ जी। अगर मेरे मैं ये कह रहा था मेरे अगर इंक्रीज होंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो मैं उसको एक्सपेंस ट्रीट करूंगा, तो अगर मेरे डिक्रीज होंगे तो मैं उसको क्या ट्रीट करूंगा? इनकम ट्रीट करूंगा। ऐसा है? जी सर। इनकम ऐसा ही है ना? तो अब आए सर उसका केस भी देख लेते हैं। सर मेरे पास Y1 में ट्रेड रिसीवेबल कितने थे? सर मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर। सर मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल थे Y1 में और Y2 में। सर मेरे पास Y1 में ट्रेड रिसीवेबल थे 50,000 के। सर वो कम होकर कितने हो गए? 30,000 के हो गए। डन। सर मैं रेट क्या मेंटेन करता हूँ? रेट ऑफ प्रोविजन क्या मेंटेन करता हूँ मैं? सर मैं रेट ऑफ प्रोविजन मेंटेन करता हूँ 5%। सही है सर। अगर मैं अमाउंट निकालूं यहाँ पर तो मेरे पास अमाउंट कितना आएगा सर? 5,000 का 1% 500, और 50 और 250 आएगा सर। और सर ये 3,000 का 30 और 150। सर अब आप गौर से देखें मेरे प्रोविजन क्या हो रहे हैं सर। सर मेरा प्रोविजन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो सर ये मेरा क्या हो जाएगा? इनकम। करेक्ट है? करेक्ट। डन है सर। यस या नो में जवाब दें। सर अगर मैं इसका टी अकाउंट बना के दिखाऊं आपको जल्दी से, तो सर कुछ इस तरह से बनेगा। सर मेरे पास बैलेंस बीडी आएगा कितने से सर? 250 से। एंड देन सर मेरे पास आएगा बैलेंस सी डी 150 से। सर यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज इन प्रोविजन, तो इनकम स्टेटमेंट का कॉलम यहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड पर आ जाएगा। और सर ये इनकम बन जाएगी कितने से? 100 से। सर आप इसकी जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? सर ये सर इसको बैलेंस करने से पहले तो सर आप इसकी जनरल एंट्री क्या बनाएंगे जल्दी से मुझे बताइएगा, बराए मेहरबानी। इनकम स्टेटमेंट डेबिट, या प्रोविजन फॉर, सॉरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट कितने से सर? 100 से। और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट 100 से। डन है सर। करेक्ट। कोई परेशानी, मसला, टेंशन, मुसीबत? मैं एक स्टेप और आगे बढ़ जाऊं? एक सवाल दूं? एक सवाल कर लें सर? चलें सर एक सवाल करते हैं। सर ये है मेरे पास रहमान। मेरे पास 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2024। सर मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इसके 3,000 है और इसके 2,000 है। सर है क्या?
he provides for doubtful debt at the end of each year at 5% of closing trade receivables. डन है सर। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं बात करूं इधर ही प्रोविजन निकाल लूं मैं दोनों का। सर आप मुझे एक बात गौर से तो सोच के बताएं। सर यहाँ पर प्रोविजन कितना आ रहा है? 3000 का 5% कितना है सर ओपनिंग? सर 150 होना चाहिए। 3000 का 1%, 3000 का 1% होगा 30, और 5% होगा 150। और सर 2000 का 5%, 2000 का 1% होगा 20, और 5% होगा 100। डन है सर। अब अगर मैं यहाँ पर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाकर दिखाऊं, तो मुझे एक बात गौर से सोच के बताएं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर मेरे पास बैलेंस बीडी आएगा 150 से। सर मेरे पास बैलेंस सीडी आएगा कितने से सर? 100 से। तो सर यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट आएगा, और सर ये मेरी इनकम बन जाएगी कितने से? 50 से। डन है सर, पक्की बात है। सर अब अगर मैं आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों के एक्सट्रैक्ट्स बनाकर दिखाऊं, तो बिल्कुल इसी तरह बनेंगे। इनकम स्टेटमेंट का भी इसी तरह बनेगा बिल्कुल। कॉपी, और सर यहाँ पर लाकर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। सर बस यहाँ पर अब एक्सपेंसेस नहीं आएगा, इनफैक्ट इसकी जगह पर इनकम आएगा। और यहाँ पर डिक्रीज नहीं आएगा, इंक्रीज नहीं आएगा, डिक्रीज आएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे, इनकम के सेक्शन में आएंगे, आप लिखेंगे डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बाय 50, और सर ये आपकी इनकम है तो ये ऐड हो जाएगी। और सर फिर मैं बैलेंस शीट पर आऊंगा। सर बैलेंस शीट का सेम ही काम होगा, बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं होती। सही है सर। आप इसको उठाएंगे यहाँ पर कॉपी, इसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे, एंड सर देन आप इसको जो है ना सेट कर लीजिएगा। मेरे पास क्लोजिंग कितना था, इसको भी हटाएं, इसको भी हटाएं, इसको भी हटाएं। सर मेरे पास रिसीवेबल कितने थे? 2000 के रिसीवेबल थे, और प्रोविजन आ गई थी 100। तो सर आपके पास रिसीवेबल थे 2000 के, और 100 की आपने प्रोविजन मेंटेन करी थी, तो आपके पास कितना अमाउंट आ गया था? 1800 के अमाउंट आ गया था। सर क्या ये बात समझ आती है? जल्दी से मुझे बताएं। सर यहाँ पर तकरीबन मेरा टॉपिक हो गया वाइंड अप। सही है। अब हमें पढ़नी है चीजें थ्योरी, जो मतलब जो थ्योरेटिकल एरिया है ना वो कवर करना है, कि मतलब इसमें अगर क्रेडिट कंट्रोल का सवाल आ जाए तो इस तरह से क्या होगा। अब हम जरा इसको रीड करते हैं। क्या कहता है? कहते हैं, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एस्टिमेट of the amount which a business will lose in financial year because of irrecoverable debts। ठीक है, ये एक एस्टिमेट है फ्यूचर अमाउंट का, जो कि आप नहीं रिसीव कर पाओगे, उसको आप आज रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको आप आज रिकॉर्ड कर रहे हो। तो कहते हैं, एट द एंड ऑफ देयर फाइनेंशियल ईयर many businesses try to anticipate the amount which will be lost because of irrecoverable debts. This ensures that the profit for the year is not overstated and the amount of trade receivable in the statement of financial position is shown at the realistic value। सर मुझे बताएं, गौर से सोच के बताएं, कि जब मैं ऊपर उसको अमाउंट को हटा रहा हूँ, मतलब इधर आइएगा जरा, मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, जब मैं ये अमाउंट को हटा रहा हूँ, तो मैं अपना फ्यूचर का लॉस खत्म कर रहा हूँ ना। मुझे लग रहा है कि यार मुझे 100 रुपए नहीं मिलेंगे, तो सर मैं उस अपने 100 रुपए को हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब वो मुझे मिलेगा ही नहीं, तो मैं उसको क्यों एसेट में दिखाऊं। मैं उसको रियलिस्टिक वैल्यू पर दिखाता हूँ, उसको हटा कर दिखाता हूँ। तो सर मैं वैसे ही 1800 दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज एन एप्लीकेशन। सर ये कौन से कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है? सर वो कहते हैं, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस।
बाय मेंटेनिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बिजनेस ऑल्सो ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग। ठीक है, जिस साल आपके पास प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि यार एक एक्सपेक्टेड लॉस है, तो ये आप क्या करो, आप उसको जो है ना जो फ्यूचर में लॉस होगा आप उसको भी रिकॉर्ड कर लो। द अमाउंट ऑफ सेल फॉर विच द बिजनेस इज लाइकली अनलाइकली टू बी पेड इज रिगार्डेड एज एक्सपेंस फॉर द ईयर इन विच दो सेल्स आर मेड। सर वगैरह अगर आपने सेल्स मेड करी तो रिसीवेबल भी इसी साल क्रिएट हुआ होगा डेफिनेटली। और सर जब रिसीवेबल इसी साल क्रिएट हुआ होगा तो उसका जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो भी इसी साल रिकॉर्ड कर दो। ठीक है। In order to make a provision for doubtful debt, it is necessary to estimate the amount of irrecoverable debts. The amount of the provision may be established by looking at each individual credit customer's account and estimating which one will not be paid. Estimating on the basis of past experience the percentage of the total amount owing by the credit customer that will not be paid. जो आपको नहीं मिलने वाले फ्यूचर में, तो सर आप उन दोनों का एक एस्टिमेट निकालेंगे और आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। डन है सर? डन सर, डन, जबरदस्त सर। अब एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो कि हमारे पास है, ये रहा। इधर से नहीं है भाई, इधर से मिलेगा हमें। अगर अदान हो जाए तो स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। चलिए सर, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं कि यार आप जो है ना, आपको बेड डेड हो रहे हैं यार, इसका रिस्क तो कम करो किसी तरह से भी। तो वो कहते हैं कि यार हम इसका रिस्क कैसे कम कर सकते हैं। देखिए यार, मुझे एक बात बताएं, मैं यहाँ पर एक बंदा हूँ, मैं सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा हूँ। ठीक है, गौर से देखिएगा ये केस। ठीक है, मेरे पास है 4-5 कस्टमर्स। सही है। सर मेरे पास एक कस्टमर है ABCD। सर देखिए, मेरे पास ए को मैंने सेल्स की हुई है। ठीक है, मैंने बी को भी सेल्स की हुई है। सही है। मैंने सी को भी सेल्स की हुई है। मैंने डी को भी सेल्स की हुई है। देखिए हो रहा है क्या है कि यार मेरे पास से ना, ए के पास से तो रिकवरी हो रही है, मतलब ए का जो रिसीवेबल बैलेंस है ना वो जीरो है। ठीक है, बी का जो रिसीवेबल बैलेंस है वो है जीरो है वो भी। सी का बैलेंस है बहुत ज्यादा, 1500 का लेट से। और सर डी का बैलेंस है वो भी बहुत ज्यादा है, 3000। सर मुझे एक बात बताएं, क्या मुझे इस सी और डी को फर्दर सेल्स करनी चाहिए? सर क्या मुझे ए और सी और डी को फर्दर सेल्स करें? सर उनका बैलेंस ही क्लियर नहीं हो रहा। आपका ऑलरेडी इतना ज्यादा बैलेंस है और आप उसको फर्दर सेल्स करेंगे तो सर वो तो पैसे रिकवर होने के रिस्क है ना। ठीक है, तो सर मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा, मैं अपने पास ट्रेंड से देखूंगा कि सर कौन सा मेरा रिसीवेबल बिल्कुल सही क्लियर कर रहा है। सर मैं उसको ज्यादा सेल्स कर सकता हूँ। ठीक है सर, मैं उनकी क्रेडिट रेटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग होती है ना, मैं बैंक्स भी करते हैं आमतौर पे, मैं उनकी क्रेडिट रेटिंग करूंगा कि किसका क्रेडिट रेटिंग ज्यादा अच्छा है। जिसका ज्यादा अच्छा होगा मैं उसको एक अमाउंट डेजिग्नेट करूंगा कि यार हम इसको इतने तक की सेल्स कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक प्रोसेस से, एक पूरे प्रोसेस से क्या करेंगे सर, हम एक पूरे प्रोसेस से एक अमाउंट डेजिग्नेट करेंगे। यानी कि हम ए को, हम बी को, सर हम सी को, हम डी को, सर हम इन सब को अप टू द अमाउंट ऑफ, लेट से ये बहुत अच्छा कस्टमर है, इसको हमने कहा भाई 5000 तक की क्रेडिट सेल्स कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा कस्टमर है, हमने कहा भाई तुम बहुत ही अच्छे कस्टमर हो, तुम्हारी क्रेडिटिंग बहुत ज्यादा है, हम तुम्हें 10,000 तक की सेल्स कर सकते हैं। सर मैंने कहा सी को कि भाई तुम यार तुम थोड़ा सा ना आगे पीछे, अच्छा कस्टमर नहीं है,
हमने कहा भाई हम इसको 1000 तक की सेल्स करेंगे, डी को हमने कहा हम इसको भाई 500 तक की सेल्स करेंगे, तो हम एज पर देयर क्रेडिट रेटिंग हम उनकी सेल्स को लिमिट करेंगे, ठीक है। हम एक अच्छा रिकवरी का प्रोसेस चलाएंगे। द ओनली सर्टेन वे ऑफ अवॉइडिंग रिकवरी दैट इज नॉट टू सेल गुड्स। सर वो कहता है भाई बेचो ही नहीं, सेल ही ना करो गुड्स, हटाओ मुकाओ किस्सा, बैठ जाओ सुकून से। यार ये तो हो ही नहीं सकता ना, आप बिजनेस चला रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप गुड्स ही ना बेचें। In practice, this is not always an option. All possible steps must be taken to avoid irrecoverable debts before allowing credit to new customer. A credit reference should be obtained. सर आप उसको उसकी क्रेडिट रेटिंग करें, वन फ्रॉम कस्टमर्स बैंक एंड वन फ्रॉम प्रेजेंट और प्रीवियस सप्लायर। उस किसी सप्लायर से या बैंक से रेफरेंस पूछने भाई कैसा बंदा है, क्रेडिट लिमिट फिक्स करें आप उसकी कि भाई हम इसको इतना तक सेल्स कर सकते हैं, विच places an upper limit on the amount of the customers can owe on time, ठीक है। ये मैंने बताया आपको। the establishing a credit limit and the later monitoring the customers account is known as credit control। सर ये आप क्रेडिट कंट्रोल लगा रहे हैं सर, ताकि क्या हो सर, ताकि आपका जो इरिकवरेबिलिटी का रिस्क है वो कम हो जाए, ठीक है। इनवॉइसेज एंड मंथ एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट शुड बी इशूड प्रॉम्प्टली, लोगों को भेजे और आस्क फॉर क्लियरिंग देम, ठीक है। सेल्स लेजर अकाउंट शुड बी केयरफुली मॉनिटर्ड, ठीक है। आप सारे बंदों को पूरा सेल लेजर अकाउंट देखें कि भाई किस किस का डेट कितना कितना है। सर अगर एक बंदे का डेट नियर टू एक्सीड क्रेडिट लिमिट है, सर उसको फर्दर सेल्स ना करें, ठीक है। या आस्क देम टू क्लियर द अकाउंट फर्स्ट एंड देन उसको फर्दर सेल्स करें, ठीक है। Any overdue account should be investigated and the customers contacted by letters, emails, and telephone calls if necessary. ठीक है, no further goods should be supplied until the amount due is paid. ठीक है, a more extreme measure involve taking legal action against customer. ठीक है, but sometimes the amount of the debt is too small to justify costly। यानी कि अब फॉर एग्जाम्पल आप आपका जो अमाउंट है ना वो इतना थोड़ा सा है कि अगर, लेकिन अगर आप उस पर लीगल केस करेंगे, यानी कि आपने 1000 की या 10,000 की सेल्स की, लेकिन आप सोच रहे हैं मैं उसकी तरफ लीगल केस करने की तरफ जाऊंगा तो मुझे कॉस्ट पड़ जाएगी लाख सवा लाख रुपए, तो भाई मैं नहीं कर रहा, छोड़ो यार, दफा करो, निकाओ मुकाओ किस्सा। सही है सर। उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग, सम बिजनेसेस में यूज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है सर, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, बट दीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द सिलेबस। सर फैक्टरिंग ये होता है कि आप अपना डेट सेल कर देते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बिजनेस स्टडीज में, आपने लेक्चर देखा होगा तो यकीनन फैक्टरिंग ऑफ डेट देखेंगे आप। ये क्या होता है सर, हम अपने डेट सेल कर देते हैं, और इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या होता है कि भाई जल्दी से क्लियर कर दो उसके पैसे ले लो, लेकिन वो कहता है कि यार हमारे स्कोप से बाहर है ये, ठीक है सर। तो हमारे स्कोप में जितना था कॉन्सेप्ट, हमने कॉन्सेप्ट पूरा कवर कर लिया। अब हम थोड़े से सवालात करते हैं इसके, एंड देन फिर सर हम जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, मैं इस लेक्चर को यहीं पर रिकॉर्ड रोक रहा हूँ। हम फिर मुलाकात होगी हमारी लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।